हेलो गाइस। आज बात होने वाली है डिज़ाइन थिंकिंग एंड जर्नी मैपिंग के बारे में। डिज़ाइन थिंकिंग है IDEO नाम से। एक आप कंपनी मान लो, ऑर्गेनाइजेशन मान लो, जो भी मान लो, ये है नाम IDEO। इन्होंने सबसे पहले इस चीज़ को दुनिया के सामने प्रपोज किया कि देखो, हम ऐसे फ्रेमवर्क्स, ऐसी मेंटालिटी देंगे जो कि हमें डिज़ाइन करने में, किसी भी प्रोडक्ट को डिज़ाइन करने में, किसी भी आर्किटेक्चर को डिज़ाइन करने में स्टेप बाय स्टेप हम क्या करेंगे, वो कौन सी प्रोसेस अपनाएंगे। उन्होंने पहले वो शुरुआती फ्रेमवर्क्स दिए। आज की तारीख में हम अपने दिमाग में पहले ही सोच लेते हैं कि अच्छा ठीक है, मैं पहले आइडिया लाऊंगा, फिर आइडिया के बाद में मैं उसमें और ज़्यादा क्लैरिटी लूँगा, फिर ज़्यादा नॉलेज लूँगा। नॉलेज लेने के बाद उसमें मैं देखूंगा कि क्या चीज़ें मैं इंप्लीमेंट कर सकता हूँ। फिर मैं एक फीडबैक लूप तैयार करूँगा। फीडबैक लूप तैयार हो गया, उसके बाद मैं क्या करूँगा, उसके बाद मैं टेस्ट करूँगा। टेस्ट करने के बाद फिर से फीडबैक लूँगा, फिर से मैं वो चीज़ों को इंप्लीमेंट करूँगा और फिर से टेस्ट करूँगा, और ऐसे मैं इटरेट करता रहूँगा। तो ये एक प्रोसेस होता है यूजुअली। डिज़ाइन थिंकिंग में भी कई सारे फ्रेमवर्क्स है। देखा जाए, अभी इस प्रेजेंटेशन में मैंने एक फ्रेमवर्क डाला हुआ है, लेकिन लेकिन ऐसा कोई स्ट्रिक्ट फ्रेमवर्क नहीं है डिज़ाइन थिंकिंग का। डिज़ाइन थिंकिंग इन 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 एस्पेक्ट कि आप बस प्रॉब्लम सॉल्विंग कर रहे हो। दोस्तों, डिज़ाइन का मतलब ये नहीं होता कि आप कलर्स ऐड कर रहे हो, फ्रेम बना रहे हो, कुछ बना रहे हो, है ना, ब्लेंडर, इलस्ट्रेटर। लोगों को लगता है कि डिज़ाइन मतलब कि ये इलस्ट्रेटर और ये सब होता है। नहीं नहीं, डिज़ाइन मतलब प्रॉब्लम सॉल्विंग। डिज़ाइन itself is in in terms of looking at your product, in terms of looking at whatever you want to create, you are just thinking in terms of problem solving। मतलब कि भाई, आपने जब कभी फर्नीचर में चीज़ें बनती हुई देखी होगी तो आपने देखा होगा कुछ बहुत ही छोटी छोटी चीज़ें होती है, जैसे कि खीले होते हैं या कोई नट होता है, तो उसको इस हिसाब से डिज़ाइन किया जाता है कि उसमें जब भी आप कोई स्क्रू लगाओ तो तो उसके ऊपर जब ड्रिलर ड्रिलर की आप पिन लगाते हो तो वो लगते से ही एक खांचे में फिट हो जाता है। और फिर जब वो ड्रिलर घूमता है तो इतने अच्छे से घूमता है कि वो नट जो है वो ईजिली लकड़ी के अंदर चला जाता है। वो कैसे जाता है? किसी ने डिज़ाइन किया था। डिज़ाइन मतलब उसने सोचा था कि भाई मैं, कि यार ऐसा एक खीला होता है, उस खीले को अगर हम ऐसे सीधे डालने की कोशिश करते किसी हार्ड हार्ड सरफेस पे या दीवार पे, तो बहुत मुश्किल होती है। तो क्या हो अगर हम इसे थोड़ा सा ऐसा करें कि यार इसको घुमा के डाला जा सके, इसको घुमा के डालने की कोशिश करते हैं। लेकिन खीले के साथ में प्रॉब्लम ये है कि उसको गोल घुमाओ, कितना भी घुमाओ जाता ही नहीं है, तो मुड़ जाएगा, टूट जाएगा। तो इसीलिए फिर उसको मोटा किया गया, और फिर उसके आसपास थोड़े से स्क्रू के जो वो सेक्शंस होते हैं अलग अलग, ऐसे ऐसा स्क्रू दिखता है, आपको पता है, ये ऐसा स्क्रू दिखता है ना, ये ऐसा स्क्रू दिखता है, ऐसे ऐसे करके सेक्शन होता है, और फिर ये ऐसा जाता है, और उसके अंदर फिर इस तरह से लाइनें होती है, राइट। तो जब ये नीचे तक के पहुंचता है तो ये गोल घूमते 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 घूमते, इसके ऊपर आप चाहे अपना जो भी स्क्रू ड्राइवर का यूज़ करो या ड्रिलर का यूज़ करो, जो भी है, पर वो गोल घूमता है और बड़ी से बड़ी हार्ड सरफेस के अंदर भी ये स्क्रू चला जाता है। तो किसी ने सोचा था, आपका पीसी होता है, पीसी में सारे कंपोनेंट्स होते हैं, किस तरह से रखे होते हैं। कभी आपने वो एलईडी टीवी, आपके ये आपका फ़ोन, आपका स्मार्टफोन आपने कभी ओपन करके देखा होगा कैसे स्ट्रक्चर वे में चीज़ें रखी गई है, उस मदरबोर्ड में कैसे रखा गया है, उस चिप में कैसे चीज़ों को रखा गया है। ये चीज़ें डिज़ाइन थिंकिंग बताती है किसी की, कि भाई उसने सोचा वैसे कि यार मुझे प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, कोई स्पेसिफिक प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, और उसके हिसाब से उसने इन चीज़ों को बनाया। अभी ये जो माइक में यूज़ कर रहा हूँ, इसका ये है थर्माकोल। थर्माकोल क्या है, जो भी है, कवर है एक तरह का, ठीक है, थर्माकोल ये वैसे तो अब ये जो फोम है, ठीक है, इसका यूज़ किया जा रहा है इसमें, और इसके थ्रू आवाज़ जो है वो उतनी ज़्यादा वाइब्रेट नहीं करती, उतनी ज़्यादा कर्कश नहीं लगती, तो उसके लिए इसका यूज़ किया जा रहा है। तो अब इसमें डिज़ाइन किया गया ना उसको कि यार इसी हिसाब से रखा जाएगा, माइक के हिसाब से इसमें एडजस्ट होगा। तो ये डिज़ाइन थिंकिंग है गाइस। डिज़ाइन मतलब कुछ भी बनाना नहीं होता, किसी भी चीज़ में टूट पड़ना नहीं होता कि चलो मैं तो डिज़ाइन करूँगा, मैं कुछ कार्टून बनाऊँगा। कई सारे लोगों को, आम जनता के दिमाग में डिज़ाइन मतलब कार्टून बनाना, डिज़ाइन मतलब कि पैम्पलेट छापना, डिज़ाइन मतलब कि क्या, कुछ भी ऐसी चीज़ें जो आप पेन पेपर से ऐसे ऐसे बनाते हो, वो डिज़ाइन नहीं होता गाइस। डिज़ाइन मतलब प्रॉब्लम सॉल्विंग, ठीक है। तो IDEO, अब बहुत सारे लोगों को एक और चीज़ रहती है, ये एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है कि IDEO का कोई फुल फॉर्म होता है, ठीक है। IDEO एक बहुत ही अच्छी संस्थान है जो कि
बहुत सारी कंपनीज को हेल्प करती है उनके अंदर कल्चर डिसाइड करने में। मतलब कि आप जैसे क्या होता है किसी भी कंपनी में कल्चर अगर लाना है डिज़ाइन से रिलेटेड या प्रॉब्लम सॉल्विंग से रिलेटेड, तो उसमें ये लोग हेल्प करते हैं। ये और भी बहुत सारे, ये हेल्थ केयर में है, फिनटेक में है, बहुत सारे सेक्टर्स में ये लोग हेल्प करते हैं कंपनीज की। तो IDEO के बारे में हर कोई एक चीज़ ज़रूर बोलता है कि इस नाम का कोई मतलब है, इस नाम के पीछे मतलब कोई बहुत बड़ा एक्रोनिम है या कोई नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अक्सर मैंने भी कुछ मेंटर्स को देखा, कुछ जो डिज़ाइनर्स है, UI UX डिज़ाइनर्स मेनली, ये कुछ ज़्यादा ही सोचते हैं, ज़्यादा ही ओवर स्मार्ट थिंकिंग करते हैं। तो मैंने बहुत सारे UI UX डिज़ाइनर्स को ये बोलते देखा है कि वो बोलते हैं IDEO का मतलब इनोवेशन डिज़ाइन इंजीनियरिंग ऑर्गेनाइजेशन, ऐसे ही कुछ वो बोलते हैं, पर इसका कोई मतलब नहीं गाइस। IDEO असल में जो इसके फाउंडर थे शुरुआती, उन्होंने बस एक डिक्शनरी देखी, डिक्शनरी में उन्हें एक ग्रीक वर्ड दिखा और ग्रीक वर्ड था ये IDEO, ठीक है। और इसका मतलब सिंपली होता है फॉर्म, किसी भी चीज़ की फॉर्म ले लेना, फॉर्म, बस फॉर्म है ना, फॉर्म ही बोलते हैं, आई थिंक फॉर्म नहीं बोलते। तो फॉर्म, ये वो वर्ड था, बस और कुछ नहीं, बस। तो दोस्तों मेन चीज़ पे आगे बढ़ते हैं कि डेफिनेशन ऑफ डिज़ाइन थिंकिंग प्रोसेस। देखो गाइज, इसमें आप फिर से मैं बता रहा हूँ कि आप एक प्रोसेस को फॉलो करते हो। डिज़ाइन थिंकिंग मतलब आप एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस को फॉलो करते हो सोल्यूशन तक पहुँचने में, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं है। यहाँ पे मैंने एक आर्टिकल निकाल के रखा है, आप भी जब डिज़ाइन थिंकिंग ऐसे गूगल पे सर्च करोगे तो डायरेक्टली आपको ये पहले नंबर पे ही वेबसाइट मिल जाएगी। हर कोई इसी वेबसाइट पे जाता है सबसे पहले, क्योंकि इन लोगों ने बहुत सारी अप्रोचेस, फ्रेमवर्क्स यहाँ पे बताए हुए हैं। जैसे आप देख सकते हो, एक तो बहुत ही फेमस वाला 5 स्टेज वाला, जो कि मैंने भी अपने प्रेजेंटेशन में डाला हुआ है। और ये जो है, इसके अलावा 3-4 और भी है जो कि बहुत अच्छे फ्रेमवर्क्स है, ठीक है। जैसे डबल डायमंड है, कॉमन एलिमेंट, इसमें जो बहुत ही कॉमन एस्पेक्ट्स है वो है डबल डायमंड में आप कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट थिंकिंग करते हो, ठीक है। तो ये आइडिएट, ये सब तो इसी में आता है, ये IDEO की तरफ से बना हुआ है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, हम इसके बारे में आराम से देखते हैं कि आखिर ये है क्या, और फिर हम इसे जो जर्नी मैपिंग है उसके साथ में जोड़ेंगे और कुछ एग्जांपल्स देखेंगे, ठीक है। तो चलो आगे बढ़ते हैं। द एसेंशियल रोल ऑफ डिज़ाइन थिंकिंग। एंकरिंग डिज़ाइन थिंकिंग अलाइंस इनोवेशन विथ रियल यूज़र नीड्स। जो रियल यूज़र से हमें पहले तो पता करना होता है, हम जो भी सॉल्यूशन निकालना चाह रहे हैं या जो भी प्रॉब्लम देख रहे हैं, हम एक्चुअल में यूज़र्स को पहले स्टडी करते हैं, यूज़र्स को, कस्टमर्स को, मार्केट को स्टडी करते हैं और वहाँ से एक नीड निकालते हैं, वहाँ से एक ज़रूरी चीज़ निकालते हैं जो हम सॉल्व कर सकते हैं। हम हर चीज़ सॉल्व नहीं कर सकते। आपके दिमाग में 500 आइडियाज़ आते होंगे, आप 500 आइडियाज़ पे काम नहीं कर सकते। आपको एक ऐसा आइडिया ढूंढना पड़ेगा जिस पे आप आज से, अभी से अपना टाइम स्पेंड करो और टाइम के साथ में उसमें चीज़ें बेहतर करते जाओ, इटरेशन करते जाओ, और फिर बाद में जाकर के आपको रिजल्ट मिले। अगर आप सिर्फ सोचते रह जाओगे कि अब ये आइडिया अच्छा, ये इसे कहते हैं शाइनी ऑब्जेक्ट सिंड्रोम, इसमें आप अटके रहोगे इसी फेज़ में। और कई बार एनालिसिस पैरालिसिस आ जाता है, मतलब फिक्स तो कर लिया एक आइडिया, पर अब उसमें एनालिसिस में ही घुसे पड़े, एक्शन ले नहीं रहे। ऐसे नहीं होता है, आप एक प्रोसेस फॉलो करते हो, सॉल्यूशन तक जाते हो, सॉल्यूशन मिला तो ठीक, नहीं तो फिर दूसरी जगह तुक्का मारते हो। तो एंकरिंग मतलब क्या, आप इनोवेशन करते हो रियल यूज़र नीड्स में। प्रिवेंटिंग क्या, अवॉइड्स क्रिएटिंग फीचर्स दैट लैक यूज़र रेलेवेंस। हम ऐसे फीचर्स नहीं बनाते या ऐसी चीज़ें नहीं करते या ऐसी चीज़ों को ब्रांड ही नहीं करते जो कि जिसका कोई यूज़र से रेलेवेंस नहीं है। जो कंपनियां उन चीज़ों पे फोकस करती है जो कि सिर्फ फ्लफ है, तो वो चीज़ें हमेशा डूब जाती है। जैसे कि अभी जैसे AI बबल की बहुत ज़्यादा बात हो रही है, तो AI बबल में AI का नाम लेके ऐसी बहुत सारी कंपनीज खुल रही होगी जो कि प्रोडक्ट उनका कुछ नहीं होगा, सर्विस उनकी कुछ नहीं होगी, आइडिया बस होगा, और उस आइडिया के बेस पे उन्होंने बहुत सारे बिलियंस ऑफ डॉलर्स ले लिए होंगे, और अब वो उसी पे और ज़्यादा बेट लगाते जा रहे होंगे और वो आइडिया और ज़्यादा स्प्रेड कर रहे होंगे ताकि लोग उस पर और ज़्यादा बेट ले और ज़्यादा पैसा लगाए, ताकि इन्वेस्टर्स जिन्होंने स्टार्टिंग में पैसा लगाया था उनका पैसा बन जाए, उनका प्रॉफिट बन जाए। तो जैसे ये पीक जाएगा उसके बाद एकदम से धड़ाम से लोग फिर क्या करेंगे, जो अर्ली इन्वेस्टर्स है, जब ये पीक करेगा, यानी जब शेयर्स पीक करेंगे, जब वैल्यू पीक करेगी, तब ये अर्ली इन्वेस्टर्स अपना बहुत सारा पैसा निकाल लेंगे, यानी प्रॉफिट निकाल लेंगे, और उसके बाद
उसके बाद थोड़ा बहुत परसेंटेज रखेंगे, या तो पूरी तरह से खाली करके वो बाहर निकल जाएंगे। और जिन आम जनता ने, जिन लोगों ने, जिन बैंक्स ने, जिन्होंने पैसा इन कंपनीज में लगाया होगा, वो क्या करेंगे? वो फिर देखेंगे कि अरे यार हमें तो कोई प्रॉफिट ही नहीं है, कोई फायदा ही नहीं है, उन इन्वेस्टर्स को कोई फायदा ही नहीं हो रहा। तो अब वो एकदम से धड़ाल से बेचना शुरू करेंगे, और जैसे ही वो बेचना शुरू करेंगे धड़ाम से नीचे गिरेगा। वो जब बेचना शुरू करेंगे वो इस एक्सपेक्टेशन में बेचेंगे कि शायद ये और ऊपर जा सकता है या और बेहतर हो सकता है, या फिर उन्होंने इससे पहले यानी इस रेंज में उन्होंने अगर खरीदा था तो यहाँ से अब और ज़्यादा हो सकता है, पता चला नीचे गिर गया तो इसीलिए वो इसी एक्सपेक्टेशन में कि नीचे गिरेगा वो अभी से बाय करना शुरू करेंगे जब वो पीक पे होगा। और जब वो नीचे गिरेगा तब वो एआई बबल फटता है, उसी को बोलते हैं बबल फटना। ठीक है, तो गाइस आप हमेशा ऐसी चीज़ों से बचते हो जो कि सिर्फ हाइप है, जो कि सिर्फ फालतू है, जो सिर्फ और सिर्फ नॉइस है। इंकरेजिंग प्रमोट्स रैपिड एक्सपेरिमेंटेशन एंड इटरेशन साइकिल्स। वही आपको इटरेशन करने पड़ते हैं, बार बार लगातार आपको एक्शन करना पड़ता है, आपको फटाफट से एग्जीक्यूशन करना पड़ता है ताकि आपको रिजल्ट मिले। जैसे ही आपको रिजल्ट मिलेगा फिर आप वही चीज़ें करोगे जिसमें आपको सक्सेस मिल रही है। अगर सक्सेस नहीं मिल रही तो फिर आप नई चीज़ ढूंढना शुरू करोगे, तब जाके आप ऐसा नहीं करोगे कि अच्छा इसी में टिके रह रहे भैया, क्योंकि हो सकता है फ्लफ हो सकता है वो नॉइस हो, राइट। तो आगे बढ़ते हैं। मैंने यहाँ पर कुछ चीज़ें लिखी हुई है, वैसे इस पर मैंने आपको ये पूरा का पूरा बताया नहीं, ठीक है। यहाँ पर आते हैं सीधे। तो दोस्तों इस पर उतना डिटेल में मैं नहीं जाऊँगा, ठीक है। 3 लेंसेस टू थिंक। हाँ देखो, 3 लेंसेस ऑफ डिज़ाइन थिंकिंग मतलब कि क्या? बी डिज़ायरेबल, फीजिबल एंड वायबल। आप एक ऐसा प्रोडक्ट बनाते हो जो कि डिज़ायरेबल हो, जो लोगों को चाहिए, जो लोगों की नीड है। आप फीजिबल बनाते हो मतलब कि लोग उसे एक्चुअल में यूज़ कर सके, वो पॉसिबल हो, आप खुद बना सको उसको। और फिर वायबल यानी कि वो लोग उसके थ्रू उसको खरीद सके ताकि आपको प्रॉफिट मिले, ठीक है, तो वायबल। तो गाइस ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। फिर इसके बाद होता है सबसे मेन क्रक्स, वो है 5 स्टेजेस। 5 स्टेजेस क्या होती है? एम्पैथाइज, डिफाइन, आइडिएट, प्रोटोटाइप एंड टेस्ट। ठीक है, यहाँ पे लिखता हूँ मैं फर्स्ट इस होता है एम्पथी। ठीक है, एम्पथी मतलब क्या? आप एक्चुअल में यूज़र नीड्स को फिगर आउट कर रहे हो। यूज़र नीड्स आप कोशिश करते हो, अलग अलग प्रोसेसेस होती है। आप गूगल फॉर्म्स बना सकते हो, आपको कोई प्रोडक्ट है वो टेस्ट करना है तो आप पहला एक प्रोटोटाइप बनाते हो, फिर आप दुनिया के सामने लाते हो, उस आइडिया को पिच करते हो कई लोगों के सामने, अपने दोस्तों के सामने, अपने आसपास के लोगों के सामने, एक्सपर्ट लोगों के सामने, जो भी आपके कनेक्शन में अच्छे लोग हैं। आप सोशल मीडिया पे पोस्टें करते हो, देखते हो, एक बार ट्रेंड्स देखते हो, गूगल ट्रेंड्स में जाकर के देखते हो, अलग अलग वेबसाइट में जाकर के देखते हो, टूल्स फॉलो करते हो, और फिर जाके देखते हो कि यूज़र की नीड्स क्या है। आपको फिगर आउट करनी होती है वो एक नीड, वन नीड, ठीक है। जैसे ही वो एक चीज़ मिल जाती है उसके बाद ये सेकंड स्टेप आता है, यानी कि डिफाइन मतलब क्या? स्टेट यूजर्स नीड्स एंड प्रॉब्लम। अब आप इस लेवल पे आकर के एक्चुअल में चीज़ों को डिफाइन करना शुरू करते हो खुद के लिए। आपको क्लैरिटी चाहिए कि अब मैं क्या करूँगा। आपके गोल्स क्या है? आपको नीड्स मिल गई, आपके गोल्स क्या है? ऑडियंस के गोल्स क्या है? किस तरह की ऑडियंस है स्पेसिफिक? आपकी जो ऑडियंस है वो कौन है? आपके कस्टमर्स है वो कौन है? आपका मार्केट नीश क्या है? आप उस स्पेसिफिक नीश को पकड़ते हो। उसके बाद थर्ड होता है वायरस डेटाबेस। थर्ड होता है आइडिएट, मतलब कि चैलेंज अजम्पशन एंड क्रिएट आइडियाज। आप अब यहाँ पर आकर के आइडिएशन की प्रोसेस में एक्चुअल में जो चीज़ें आपने डिफाइन करी थी, जो भी गोल था, जो भी नीश था, आपने कोई कपड़ा ऐसा बनाया जो कि जेंजी के लिए था, आपने कोई एक ऐसा मोबाइल बनाया जो कि सिर्फ और सिर्फ गेमर्स के लिए था, आपने उन लोगों को फिगर आउट किया और अब आपने फोकस किया कि ठीक है अब मैं आइडिएट करता हूँ कि किस तरह का डिज़ाइन होगा, किस तरह का उसका लुक होगा, कि क्या क्या चीज़ें इसमें लग सकती है, क्या क्या प्रोसेसेस इसमें लग सकती है। आप एक्चुअल में यहाँ पे रिसोर्सेज के बारे में सोचना शुरू करते हो। अब यहाँ पर आप एक्चुअल में ये देखना शुरू करते हो कि चीज़ें वायबल है या नहीं है, फीजिबल है या नहीं है, ठीक है, क्या मैं बना सकता हूँ या नहीं बना सकता हूँ। कभी कभार आपका आइडिया बहुत ज़्यादा खतरनाक होगा, बहुत दमदार होगा, लेकिन आप कर ही नहीं सकते। आपके पास वो नेटवर्क नहीं है, आपके पास वो स्किल नहीं है, आपके पास वो नॉलेज नहीं है, तो हो सकता है आप कर ही नहीं सकते। तो फर्स्ट स्टेप क्या होगा? उस सेक्शन में भी आप सवाल पूछते हो। आप ऐसे नहीं कि अपने आप को रोक देते हो, कि कभी कभार इम्पॉसिबल लगने वाला गोल भी पॉसिबल होता है।
पर आपको एक प्रोसेस फॉलो करनी होती है उस मेन पॉइंट तक पहुंचने में। क्या पॉइंट? एक्शन। आपको एक्शन लेना है। नेक्स्ट होता है कि अब आप प्रोटोटाइप बनाना शुरू करते हो। आप प्रोटोटाइप बनाना शुरू करते हो, ठीक है। जब आप इस आइडिएशन की प्रोसेस में होते हो तो अब आप इसके बाद प्रोटोटाइप बनाते हो, और प्रोटोटाइप बनाने के लिए आपको एक चीज़ चाहिए होती है, और वो होता है थिंकिंग आउटसाइड ऑफ द बॉक्स। आपकी थिंकिंग जो है ना वो डिफरेंट होनी चाहिए। थिंकिंग शुड बी डिफरेंट। आपकी थिंकिंग डिफरेंट होनी चाहिए, मतलब कि आप चीज़ों को अलग एस्पेक्ट में देखना जानते हो। आप सवाल करते हो, जैसे आप रिवर्स इंजीनियर करते हो, आप इन्वर्जन थिंकिंग करते हो कि किसी ने इस चीज़ को सॉल्व किया था तो उसकी उसकी वो बेसिक नीड क्या थी, क्या वो बेसिक नीड फुलफिल हो रही है। आप कोई एप्लीकेशन आप यूज़ करते हो, अमेज़ोन आप यूज़ करते हो, आप स्पॉटिफाई यूज़ करते हो, आप चैट जीपीटी यूज़ करते हो, पूछते हो अपने आप से कि क्या लोगों की बेसिक नीड्स सारी पूरी हो रही है। जिन नीड्स के कारण इन ऐप्स को वो लोग यूज़ कर रहे हैं, क्या वो पूरी हो पा रही है, नहीं हो पा रही है। और अगर नहीं हो पा रही होती तो क्या क्या कोई अल्टरनेटिव है, क्या वो रीज़न है जिसकी वजह से फ्रस्ट्रेट होते हैं। आप जाकर के गूगल प्ले स्टोर में जाओ और नेगेटिव कमेंट्स देखो, जहाँ पर लोगों ने 1 स्टार दिया उस एप्लीकेशन को। वो 1 स्टार में एक्चुअल में नीड्स छुपी हुई है कि भाई मैं इस फीचर से फ्रस्ट्रेट हो गया हूँ, ये नया तुमने जो अपडेट लाया है इसमें ये वाला फीचर तुमने उड़ा दिया, बल्कि ये बहुत अच्छा था। तो आपको पकड़ना पड़ता है, वो चीज़ें बहुत बारीक होती है, लेकिन वो ही होता है कि थिंकिंग आउटसाइड ऑफ द बॉक्स। आपको अजम्पशंस पे, अपने खुद के अजम्पशंस पे क्वेश्चन करना होता है। शुरुआत में आपके पास अजम्पशंस होते हैं, आप ये मान के चल रहे होते हो कि आपका आइडिया दमदार है, आपने ट्राई नहीं किया अभी तक कि आपने प्रोटोटाइप नहीं बनाया, इसीलिए आपको डिफरेंट थिंकिंग रखनी पड़ती है। तो इसी के बाद आपकी प्रोसेस आती है, मतलब कि आप प्रोटोटाइप बनाते हो, प्रोटोटाइपिंग, ठीक है। प्रोटोटाइप मतलब क्या? आप एक एमवीपी बनाओगे, आप फोकस करते हो किसी एक फीचर पे, एक फीचर ज़्यादा नहीं। आप कोई एक ऐसी चीज़ ढूंढते हो जो कि सच में लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व कर रही है, और फिर उसी चीज़ को लोगों के सामने ऑफर करते हो। नाउ यू शो इट, ठीक है। तो यहाँ पर आता है हमारा 5th स्टेज। यार ये ट्रक वाले यार आवाज़ देना बंद नहीं करते। टेस्ट। एक्चुअल में यहाँ पर आकर के आप ट्राई दिस सॉल्यूशन आउट, मतलब कि आप टेस्ट करते हो। अब आप ऑफर्स बनाते हो, अब आप स्टॉल लगाते हो, अब आप सोशल मीडिया पे पोस्ट करते हो, दुनिया के सामने वो चीज़ें रखते हो, बताते हो कि भाई लो, ये लो, हमने ये चीज़ बनाई है, ये प्रॉब्लम हम सॉल्व कर रहे हैं। वो एक चीज़ पे ही आपका पूरा फोकस होता है, और आप उसी पे फोकस होके, क्योंकि जब एक आइडिया होता है तो आप कम पैसा खर्चा करते हो। 10 आइडियाज़ पे जब आपका बेट होता है तो आप फोकस नहीं दिखते, और आप फोकस नहीं होता तो क्वालिटी भी निकल के नहीं आती है। तो आप ऑफ़र बनाते हो, दुनिया के सामने रखते हो, फिर लोग बाय करते हैं, लोग यूज़ करते हैं, और फिर उसके बाद आपको फीडबैक देते हैं, और उसके बाद आप फिर से जा कर के क्या करते हो, वही यूज़र की नीड्स पे फोकस करते हो, डिफाइन करते हो, आइडिएट करते हो, फिर से थिंक डिफरेंट करते हो, प्रोटोटाइपिंग करते हो, और उसके बाद फिर से यही आपकी प्रोसेस चलती रहती है। और ऐसे में इसी रेंज में आकर के फिर आपको एक्चुअल में प्रॉफिट जनरेट होना शुरू होता है। जब आप इस चीज़ को अच्छे से, इस साइकिल को, इस सिस्टम को अच्छे से बना पाते हो, तो ही आपको प्रॉफिट जनरेट होता है। तो हेल्थ केयर में, चाहे हेल्थ केयर के ऐप्स हो, जितनी भी हेल्थ केयर के ऐप्स है, वो भी फोकस करती है कि भाई पेशेंट जो है वो कोई मेडिसिन है उसको भूल रहा है। बहुत सारी ऐप्स है जो कि अब इस तरह के रिमाइंडर देती है। इवन हैकाथॉन, हमने एक हैकाथॉन किया था, उस हैकाथॉन में भी एल्डरली केयर पे बहुत ज़्यादा फोकस था। केयर कनेक्ट नाम से एक प्रोजेक्ट हमने बनाया था, तो उसमें भी यही होता था कि जो पेशेंट्स है, जो कि एल्डर लोग हैं, तो उनको वो भूल जाते हैं अक्सर, उनको नहीं पता होता कि कोई दवाई लेनी है, और उनके बच्चे लोग अक्सर दूर रहते हैं उनसे, तो फिर पता नहीं चलता। तो ऐसे में वो चीज़ें शेड्यूल्ड हो, उसके लिए क्या हो, एक एप्लीकेशन होनी चाहिए जो कि उन्हें अच्छे से बता सके, और उसके लिए मुश्किलात, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए उनको। इंटरव्यूज़ रिवील फीलिंग्स ऑफ बीइंग ओवरवेल्म। इंटरव्यूज़ रिवील फीलिंग ऑफ बीइंग ओवरवेल्म, मतलब कि जो एल्डर लोग हैं वो अक्सर बहुत ज़्यादा ओवरवेल्म फील करते हैं, क्योंकि भाई हेल्थ केयर से रिलेटेड ऐप है, पेशेंट को भैया सॉल्यूशन चाहिए, उसको ज़्यादा खेलना थोड़ी ना उस एप्लीकेशन से। पर आपने अगर चीज़ों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक कर दिया, कॉम्प्लेक्स ऐप बना दी, तो कैसे कर पाएंगे। सोल्यूशन, अ रिमाइंडर ऐप इन्हांसेस मेडिकेशन एडरेंस एंड सिग्निफिकेंटली। तो आप एक्चुअल में फोकस करते हो इस चीज़ पे कि यार ठीक है, अपनी एप्लीकेशन को इस तरह से बनाना है कि वो एक किसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाल पाए। हमें क्या करना है, रिमाइंडर देना है ना, बस अब उसको बहुत अच्छे से करेंगे आप। तो गेमिफिकेशन इनहांसेस इंगेजमेंट इन एजुकेशन। आप, अब आपको पता है, देखो मैंने ऑलरेडी बहुत सारे वीडियोस पहले भी बना चुका है जिसमें मैं गेमिफिकेशन की बात कर चुका हूँ। किसी भी चीज़ को गेमिफाई कर देना जो बच्चों के लिए ना बहुत ज़्यादा ईजी कर देता है। तो स्टूडेंट्स शेयर फीडबैक थ्रू इंटरैक्टिव डिस्कशन। जब
जब टीचर बस बोर्ड में कुछ भी लिख रहे होते हैं या फिर बस वो एज इट इज़ पढ़ रहे होते हैं किसी चीज़ को, तो उनका ध्यान नहीं होता। लेकिन जब भी टीचर, आपने भी नोटिस किया होगा कि जब भी टीचर आपको स्टोरी बताते हैं, कोई कोई कहानी बताते हैं, खुद की कहानी, किसी और चीज़ की कहानी, हर कोई बिल्कुल फोकस हो जाता है, हर किसी का ध्यान होता है कि यार टीचर आज कोई कहानी सुना रहे हैं। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि हम कहानियों में वो इमोशंस होता है, और पीपल आर इमोशनल, इमोशनल बीइंग, हम सभी इमोशनल है। हम सभी नेचुरली लॉजिकल नहीं है। लॉजिक तो हमने बिल्ड किया है टाइम के साथ में, पर ये हमारा नेचर नहीं है। हमारा नेचर तो इमोशनल ही है। आप सारे एक्शंस इमोशंस के बेस पे लेते हो। अगर अभी आप इस वीडियो में टिके हुए हो तो कोई ना कोई इमोशंस ही है जो कि आपको टिकाए रख रहे हैं। नहीं तो आप अभी लॉजिकली बहुत ज़्यादा सोचने लगते तो आप बोलते रहने दो ना यार, मैं तो कुछ और भी कर सकता हूँ, चलो यार मैं तो सो जाता हूँ। कुछ भी हो सकता है, आपका लॉजिक कुछ भी बोल सकता है आपको, चलो यार बाहर घूमने चलता हूँ। बट आपने यहाँ पर रहने का सोचा है। आप किसी भी चीज़ में टिकते हो या किसी भी चीज़ को कंटिन्यू करते हो, वो लॉजिक के बेस पे नहीं होता, वो आपके इमोशंस के बेस पे होता है। कोई भी काम आप करते हो, कोई भी हैबिट्स आप फॉर्म करते हो, इमोशंस के बेस पे होता है। तो गेम्स जो है वो चीज़ों को और ज़्यादा अच्छा बना देते हैं। तो एजुकेशन में अगर चीज़ें इंगेजिंग हो, मोटिवेट करती हो और इनोवेट करती हो, यानी कि वो आपकी क्रिएटिविटी को फोकस करती हो, वो आपको बोलती हो कि चलो यार आज एक लेवल है, फिर एक लेवल क्रॉस करेंगे, दूसरा लेवल आएगा, दूसरा लेवल के बाद तीसरा लेवल, फिर उसके कुछ चेक पॉइंट्स होंगे, चेक पॉइंट्स के साथ में अचीवमेंट भी मिलेगी। तो ये चीज़ें एक्चुअल में लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा दिलाती है, और बच्चों के लिए ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इंटरेक्टिव बनाती है एजुकेशन को। तो एजुकेशन को गेमिफाइड करना बहुत अच्छी चीज़ है, जो कि किया भी है। जैसे कि आपके पास ऐप है डुओलिंगो, ठीक है। बिल्डिंग ट्रस्ट इन ऑनलाइन बैंकिंग, बिल्डिंग ट्रस्ट इन ऑनलाइन बैंकिंग, ट्रस्ट बैंक्स के लिए सबसे बेस्ट एसेट है, और कोई दूसरा एसेट नहीं होता गाइस। बैंक्स के लिए और कोई दूसरी चीज़ कोई एसेट नहीं होता। बैंक्स को ट्रस्ट बिल्ड करना बहुत ज़रूरी होता है। यूजर्स एक्सप्रेस कंसर्न्स अबाउट ऑनलाइन बैंकिंग सिक्योरिटी, हमेशा यूजर्स को हमेशा टेंशन रहती है कि भाई हमारा पैसा टिका रहेगा कि नहीं रहेगा। इम्प्लीमेंटिंग विजुअल सिक्योरिटी फीचर्स इंक्रीज्ड यूजर कॉन्फिडेंस एंड क्रिएटेड अ सेफर बैंकिंग एनवायरनमेंट, मतलब कि एक ऐसा एप्लीकेशन जो कि इस तरह के सेफ मैकेनिज्म देता है, ऐसा सेफ सिस्टम देता है, तो उस ऐप का हर कोई यूजुअली यूज़ करेगा। हालांकि जब आप कभी भी देखना, कोई भी बैंकिंग ऐप हो, कोई भी ऐप जिसमें ट्रांजैक्शन हो रहा हो, पेटीएम हो गया, पेपैल हो गया, क्रेड हो गया, अब अगर आपको उन ऐप्स को सिक्योर बनाना है तो आपको उन ऐप्स को ना चाहते हुए कॉम्प्लेक्स भी बनाना पड़ता है। अगर किसी ऐप का यूआई और यूएक्स बहुत ज़्यादा सिंपल है, मतलब कोई भी यूज़र बस 2-3 क्लिक में कोई भी पेमेंट कर सकता है, कोई भी भेज सकता है और कुछ भी कर सकता है, तो ऐसे में उस ऐप के साथ प्रॉब्लम ये होती है कि उसमें जो भी फिर हैकिंग या जो भी गड़बड़ियाँ होती है, वो फिर या तो सोशल इंजीनियरिंग के बेस पे होती है। सोशल इंजीनियरिंग एक टॉपिक होता है हैकिंग में, और या फिर वो इन्हीं बटन्स और इन्हीं के साथ खेल करके होता है कि भाई सामने वाले को रिकॉर्ड कर लेते हैं, उसकी स्क्रीन को रिकॉर्ड कर लेते हैं, ये सब कर लेते हैं। तो यूजुअली ये ऐप्स जितने ज़्यादा सिंपल बनते हैं उतना ही ज़्यादा इनमें सिक्योरिटी से रिलेटेड इशू होता है। तो बहुत सारी चीज़ें होती है, बहुत सारी लेयर्स होती है कि आप कैसे किसी अननोन शख्स को प्रिवेंट करोगे और कैसे रियल पर्सन को ढूंढोगे, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ा खेल होता है। स्ट्रीमलाइंड पब्लिशिंग, पब्लिश करने के केस में भाई यहाँ पे पब्लिशिंग मैंने सही लिखा है, हाँ पब्लिश ही सही लिखा है, ठीक है। एक बार मेरे से गड़बड़ हो गई थी इसी प्रेजेंटेशन को बनाते हुए, मैंने पब्लिश की जगह पब्लिक लिख दिया था, ठीक है। तो पब्लिक क्रिएटर सक्सेसफुली पब्लिक विद ईज एंड सेटिस्फैक्शन, ऐसा हो गया था। तो यूजर्स एक्सप्रेस स्ट्रगल विथ पब्लिशिंग कॉम्प्लेक्सिटी, यूजर इंटरव्यूज। पेन पॉइंट क्या है कि टीम आइडेंटिफाइज पेन इन द पब्लिशिंग प्रोसेस। भाई किसी भी चीज़ को पब्लिश करना है, कोई बुक है, कोई नॉवेल है, उसको पब्लिश करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। तो अब अगर आप यहाँ पे डिज़ाइन थिंकिंग अपना रहे हो, यहाँ पे अपनी डिज़ाइन थिंकिंग अपना रहे हो, तो वो क्या बोलेगी, डिज़ाइन थिंकिंग जब जाएगी तो यहाँ पे बोलेगी कि ठीक है, अगर हमें बुक्स पब्लिश ही करानी है तो एक काम करो ना, आप लोगों ने बुक लिखी है, उसको आप भेजो हमारे प्लेटफॉर्म पे आएगी, आप एक पैकेज लोगे, वो उस पैकेज के बेस पे आप पे करोगे, या कभी कभार पे मत भी करना, जैसे अमेज़ॉन करता है अपने KDP के थ्रू, और भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म होते हैं। जैसे कि मैंने देखा था कि नोशन प्रेस पैकेज देता है, तो उसके बेस पे वो आपकी बुक पूरी छाप के देता है और फिर वर्ल्ड वाइड उसका, है ना, सेल करता है। तो या कुछ भी कर सकते हो, लेकिन वो चीज़ें ही इसी डिज़ाइन थिंकिंग अप्रोच से आ रही है, ठीक
ठीक है। तो आपने एक्चुअल में क्या कर दिया कि वन क्लिक फीचर लॉन्च, बस वन क्लिक फीचर लॉन्च, मतलब कि आपके पास अपनी बुक है, मैन्युस्क्रिप्ट है या फिर जो भी स्क्रिप्ट है, वो आपने सीधे सीधे उस ऐप में डाली और बस अब वो शोकेस होना शुरू हो गई। एक ऐसी प्रोसेस तैयार करना, ठीक है। तो ये होता है एक्चुअल में डिज़ाइन थिंकिंग को अप्रोच करना। अब देखो, अब यहाँ पे थोड़ा और डीप जाएंगे डिज़ाइन थिंकिंग में। जर्नी मैपिंग मैंने ऑलरेडी एक वीडियो में इससे पहले भी लिया है, बहुत सारे वीडियोज़ में मैंने जर्नी मैपिंग लिया है, तो इसीलिए मैं जर्नी मैपिंग को नहीं यहाँ पे केटर कर रहा हूँ। अंडरस्टैंडिंग जर्नी मैपिंग फॉर यूज़र एक्सपीरियंस। Journey mapping illustrates each step in a user's experience, highlighting pain points and opportunities for improvement throughout their journey. जर्नी मैपिंग मतलब क्या? अगर आप कभी किसी यूज़र को अपना मोबाइल देते हो, ठीक है, और अगर आप मान के चलो कोई भी एप्लीकेशन है आपकी, आप कोई चैटबॉट बना रहे हो, कोई वो सिंपल व्हाट्सएप है या फेसबुक है, ठीक है। अभी एग्जांपल इंस्टाग्राम का लेते हैं। इंस्टाग्राम अगर किसी के हाथ में दिया आपने, तो उसकी जर्नी क्या होगी उस एप्लीकेशन में? अगर वो इंसान ऐप को खोलता है तो क्या उस ऐप को खोलने में टाइम लग रहा है? क्या मेन स्क्रीन तक पहुंचने में उसे टाइम लग रहा है? ये चीज़ें नोटिस करना कि भाई 3 सेकंड लग रहे हैं, 2 सेकंड लग रहे हैं। और एक बात, क्या उस ऐप में अगर कोई नया यूज़र आ रहा है तो उसको कितनी स्टेप्स लग रही है एक्चुअल में अंदर जाने में? नॉर्मली जो पुराना यूज़र होगा वो तो बस साइन इन करेगा, लेकिन जो नया यूज़र है उसको कितना समय लग रहा है उस ऐप के मेन फीचर तक पहुंचने में? कहीं 10, 12, 15 स्टेप्स तो नहीं लग रहे, फॉर्म ही फॉर्म भरे जा रहा है वो। तो इससे भी यूज़र अक्सर ड्रॉप हो जाता है, बाहर निकल जाता है, वो बोलता है क्या है यार, इतना क्यों मैं करूँ। फिर जब वो ऐप में अंदर चला गया, उस ऐप के अंदर जो इंटरफेस है, जो पहली स्क्रीन है, दूसरी स्क्रीन है, जो दिख रही है, अलग अलग बटनों पे क्लिक कर रही है, वो सारी चीज़ें जो भी हो रहा है, जो भी प्रोसेस हो रही है, उसका एक हीट मैप बनता है गाइस। हीट मैप आपको पता होना चाहिए। हीट मैप मतलब कि आपने किन जगहों पे ज़्यादा से ज़्यादा उन बटनों को प्रेस किया है। आप अपने हिसाब से फीचर्स देते हो उनको, कि आप बोलते हो कि देखो रील्स है ना, तो रील्स के लिए आपको ऐसे ऐसे करना पड़ेगा, ऐसे करना पड़ेगा। तो जब हीट मैप बनता है तो हीट मैप में वो जो बीच का जो स्क्रीन का एरिया है, ये जैसे ये मोबाइल का ये बीच का स्क्रीन का एरिया है, तो वो सबसे ज़्यादा लाल होगा उस हीट मैप में, क्योंकि लोगों ने सबसे ज़्यादा उसको ऐसे 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 किया होगा, क्योंकि वो रील्स देख रहे हैं। तो आपको हीट मैप तैयार करना पड़ता है और देखना पड़ता है कि सारे फीचर्स, सारे बटन वो सही से यूज़ कर पा रहे हैं, सारे फीचर उनको दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं। तो ये होता है, आप एक जर्नी मैपिंग करते हो, यूज़र की जर्नी मैपिंग करते हो। और ये सिर्फ मोबाइल के केस में नहीं है, ये हर केस में है। एक बस है, कोई बस स्टेशन में जा रहा है, तो क्या उसको ईजिली दिख पा रहा है, बोर्ड दिख पा रहा है, उसको समझ में आ रहा है उस बोर्ड को देख करके कि अच्छा ये बस कहाँ से कहाँ जाने वाली है? क्या उसको डायरेक्शन लॉस तो नहीं हो रहा? जैसे कि हमारे यहाँ इंदौर में, या फिर इंदौर हो, इवन मेट्रो वेट्रो चलती है, इंदौर में आई बस होती है, तो अब ये स्टेशन होते हैं इनके। अब जब तुम जाते हो तो कभी कभार समझ नहीं आता कि यार किस डायरेक्शन में जाना है। शुरुआत में जो इंदौर में जब मैं नया नया आया था, तो मेरे लिए डायरेक्शन फिगर आउट कर पाना कभी कभार मुश्किल होता था कि भाई किस तरफ जाना है मुझे। कभी कभार जब बीच के एरियाज़ में मैं होता था, जैसे पलासिया तरफ या नौलखा तरफ, तो मेरे लिए थोड़ा मुश्किल होता था कि मुझे जाना किधर है, मैं उधर जाने वाला हूँ, इधर जाने वाला हूँ, क्योंकि दोनों डायरेक्शन सेम लगती थी। तो इसीलिए कभी कभार चीज़ें उस हिसाब से बनी होनी चाहिए कि आपको इजीली समझ में आ रहा हो। वो बोर्ड दोनों तरफ लगे हुए हैं, नहीं, बोर्ड की डायरेक्शन भी उस तरह से होनी चाहिए कि अच्छा बोर्ड की डायरेक्शन अगर इधर है तो वो दिखाना चाहिए कि अच्छा आप अभी इधर जाने वाले हो। बोर्ड इधर है तो वो सेम डायरेक्शन वाला नहीं होना चाहिए, वो अलग डायरेक्शन वाला होना चाहिए कि देखो आप इधर से इधर जा रहे हो। तो वो एक स्किल होती है एक डिज़ाइनर की, यही है प्रॉब्लम सॉल्विंग गाइस। तो एक डिज़ाइनर उस तरह से सोचता है और उस तरह से जर्नी मैपिंग करता है कि कोई शख्स अगर हमारे डोमेन में इंटर हो रहा है तो वो कौन सी इन्फॉर्मेशन सीख कर रहा है, उससे कौन सी इन्फॉर्मेशन लेनी है, और फिर उसके बाद उसको आगे कैसे लेकर जाना है उसके सॉल्यूशन तक। ठीक है, ये है जर्नी मैपिंग। तो द इम्पोर्टेंस ऑफ जर्नी मैपिंग फॉर यूजर्स, रिवीलिंग क्या है ये? आइडेंटिफाइज फ्रिक्शन पॉइंट इन यूज़र एक्सपीरियंस। आप ऐसे विंडोज़ ये सब चला रहे हो, कोई एप्पल वाला बंदा होगा, हो सकता है उसके लिए विंडोज़ थोड़ा मुश्किल हो, कोई विंडोज़ वाला बंदा होगा उसके लिए लिनक्स बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा, है ना। तो आपने फिगर आउट किया कि कोई नया यूज़र है तो क्या उसको क्या क्या कॉम्प्लेक्सिटी होती है, क्या क्या प्रॉब्लम होती है। आप कोई गेम डेवलप करते हो तो उसमें भी आप यही देखते हो कि क्या फ्रिक्शन पॉइंट है, क्या यूज़र को बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रही है मेरे प्लेयर को यूज़ करने में, क्या ये मुश्किल प्लेयर या मुश्किल रिमोट कंट्रोल गेम के लिए अच्छा भी है या नहीं है। कभी कभार अच्छा होता है, जैसे रेसिडेंट ईवल, अगर आपने खेला रेसिडेंट ईवल 4,
तो रेसिडेंट इवल 4 का जो स्ट्रिक्ट प्लेयर है वो ऐसे ऐसे हिलता है, वो उसका जो कैमरा मूवमेंट है वो ऐसे होती है, ऐसे होती है। अभी के जो गेमर्स हो गए जो कि जिन्होंने गॉड ऑफ वॉर या ऐसे गेम खेले होगे, उसमें भाई प्लेयर खुद ही आपको सीधे सामने दिखाता है कैमरे के साथ में, लेकिन रेसिडेंट इवल 4 में आपको बिल्कुल स्ट्रिक्ट मोशंस दिखते थे। तो भाई बहुत ज़्यादा मुश्किल होती थी, लेकिन वही उस गेम को और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स और हार्ड बनाता था, जो कि उस गेम के लिए ज़रूरी था। उस गेम के हॉरर एलिमेंट को वो और ज़्यादा अच्छा कर देता था। तो आपको प्रायोरिटाइज करना पड़ता है कि आप क्या करवाना चाह रहे हो अपनी यूज़र से, आप उनको किस तरह का सॉल्यूशन देना चाह रहे हो। इट हेल्प्स फोकस एफर्ट्स ऑन क्रिटिकल फिक्सेस एंड इम्प्रूवमेंट्स। मैंने इतना ज़्यादा बोला है गाइस, अपनी एक वीडियो मैंने बनाई है कम्युनिकेशन स्किल्स पे, एक दूसरा मेरा चैनल है उस पर मैंने नहीं कुछ तो 1.5 घंटे बोला है, तो और अभी अभी ही डाला है मैंने वीडियो। तो उस कारण से हो ही रहा है कि मैं ढंग से चीज़ों को प्रोनाउंसिएट नहीं कर पा रहा हूँ, या कभी कभार अपने आप ही आगे की चीज़ें बोल दे रहा हूँ। तो ये चीज़ है, होती है कभी कभार, जब आप ज़्यादा कर लेते हो ना तो फिर ब्रेन भी थोड़ा ओवरलोड होने लग जाता है। बट हाँ, मुझे आइडिया है कि मैं क्या बोल रहा हूँ। तो गाइस, बिल्डिंग कल्टिवेट्स एम्पथी फॉर यूजर्स रियल एक्सपीरियंस एंड चैलेंजेस। इसके थ्रू अब आप चैलेंजेस और चीज़ों को फिगर आउट करते हो, फिर सॉल्यूशन निकालते हो। मैंने आपको बहुत अच्छे एग्जांपल्स दिए गाइस। एम्पावरिंग स्मॉल क्रिएटर्स टू सक्सीड। आप ऐसी चीज़ें करते हो जो कि स्मॉल क्रिएटर्स को सक्सेसफुल होने में हेल्प करे। ये एक तरह से प्रॉब्लम थिंकिंग है कि आपने थिंक किया उस तरह से कि क्या जर्नी हो रही है किसी स्मॉल क्रिएटर की। जैसे अभी यूट्यूब पे मैं हूँ गाइस, यूट्यूबर हो, ट्विच पे कोई चलाते हो, कोई मीडियम पे हो, कोई लिंक्डइन पे हो, तो वो छोटे क्रिएटर्स हैं। जब वो नए नए आते हैं तो उनको सक्सेसफुल बनाने के लिए प्लेटफॉर्म कितना ज़्यादा हेल्पफुल है। अगर प्लेटफॉर्म उन चीज़ों को लेकर के हेल्पफुल नहीं है, और उसका भी बहुत ज़्यादा नेपोटिज्म वाला सिस्टम चल रहा है कि भाई जो सक्सेसफुल है हम उन्हीं को फोकस करेंगे, उन्हीं को हमेशा उठाते रहेंगे, उन्हीं को हमेशा ट्रेंडिंग पे लेकर आएंगे, तो फिर जो स्मॉल क्रिएटर्स है जिनमें टैलेंट होगा, जिनमें स्किल होगी, वो और ज़्यादा उठेंगे नहीं वो लोग। क्योंकि भाई स्मॉल क्रिएटर्स में ऐसा बहुत बड़ा बेस है, ज़्यादातर लोग एवरेज रेंज में रहते हैं। जैसे अभी मैं भी उठ रहा हूँ और मैं भी अभी टॉप पे जाने वाला हूँ। तो गाइस, हर किसी का अपना एक रेंज होता है, राइट। और आप जब आपके पास वो रिसोर्सेस आने लगते हैं, जब आपको लोग भी देखने लगते हैं, तो आप में भी मोटिवेशन आता है कि यार इन्हें कुछ तगड़ा डिलीवर करना है। अब ऐसे नहीं हो सकता कि सीखे आ गए पहिया प्रेजेंटेशन चालू कर दी, नहीं, अब थोड़ा और यूनिक करना है और ज़्यादा बेटर करना है। जो अभी ये कैमरा है जो 720 पिक्सल पे अभी शूट कर रहा है, ठीक है, तो इस पर चलो एक काम करते हैं, इसको 4K में करते हैं, तो आप इन्वेस्ट करते हो फिर, क्योंकि आपको लगता है कि अच्छा मेरा एफर्ट देना ज़रूरी है, किफ़ायती है, क्योंकि लोग मेरे चैनल पर सब्सक्राइब कर रहे हैं, लोग लाइक कर रहे हैं, लोग कमेंट कर रहे हैं, लोग इंगेज कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं लोग। अगर वो चीज़ें नहीं हो रही होती है तो फिर स्मॉल क्रिएटर्स को ऐसा लगता है यार क्या इससे कुछ होगा भी, क्या इससे कुछ होगा भी। हमेशा वो मोटिवेशन वाला जो लिंक है ना वो स्टक रहता है, फिर नए यूज़र आपको नहीं मिलते। तो इसीलिए यूट्यूब भी अक्सर एक्सपेरिमेंट करता रहता है। ट्रांसफॉर्मिंग दी चेकआउट एक्सपीरियंस। यस, चेकआउट में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है अक्सर। अगर आपकी वेबसाइट का लैंडिंग पेज जो अगर मे बी 3, 4, 5 स्टेप्स लेता है, इससे ज़्यादा लेता है और बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, आपको बटन ही मिल रही बाय नाउ की, आप आगे ही नहीं बढ़ पा रहे। मान के चलो आप एड्रेस पे क्लिक किया, उसने एड्रेस पूछा आपसे, अब वो एड्रेस ही एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। मैंने बहुत सारी ऐप्स में देखा ये प्रॉब्लम, ढेरों ऐप्स में देखा मैंने ये प्रॉब्लम कि साला एड्रेस ही नहीं लेता है। जैसे कैनवा में मैंने ये एक प्रॉब्लम देखी कि कैनवा जो है वो हमेशा एड्रेस वाली सिचुएशन पे अटकता है। मेरे सिस्टम में तो ये मैंने अक्सर देखा है कि एड्रेस जब भी डालो तो हमेशा वो रेड लाइन से ही शो करेगा सब कुछ, बल्कि सब कुछ सही से ही दिया हुआ है। फिर वो सजेशन भी देगा तो बिल्कुल बहुत ही दूर दराज के कोई एड्रेसेस देगा। अच्छा, वो दूर दराज के एड्रेस ले भी लो तब भी वो फिर एक्सेप्ट नहीं करता है, तो ये बहुत प्रॉब्लम आती है उसमें। तो अगर ये कन्वीनियंस नहीं है ना गाइस, एक 1 क्लिक कन्वीनियंस नहीं है, अगर ये होना बहुत ज़रूरी है यूज़र के लिए, नहीं तो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटिंग होता है। इनहैंसिंग पेशेंट केयर थ्रू मोबाइल रिमाइंडर्स। यस, मैंने इसके बारे में ऑलरेडी बात करी कि एक ऐसी एप्लीकेशन जो कि पेशेंट्स की केयर करती हो, जो कि उन्हें रिमाइंडर देती हो सही तरह से। ऐसा नहीं कि अलार्म जैसी बजे जा रही है, पैंग 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 पैंग, सामने वाला परेशान हो जाएगा, उसके बाद उसको अलार्म से फ़र्क पड़ना ही बंद हो जाएगा। वो अलार्म को जाएगा, स्नूज़ बटन पे क्लिक करेगा, उसके बाद बंद कर देगा, कोई टेंशन नहीं होगी उसको। आपको इस तरह से सिस्टम बनाना होता है कि जैसे ही सामने वाला अलार्म सुने तो उसे इंपॉर्टेंस फील हो। गाइस, सिंप्लीफाइंग ऑन बोर्डिंग फॉर SaaS यूजर्स।
तो यस, इसके बारे में भी मैं ऑलरेडी बात कर चुका हूँ कि आप अपने सॉफ्टवेयर को और ज़्यादा इजी बनाते हो। ऑनबोर्डिंग मतलब क्या? ऑनबोर्डिंग मतलब आप एप्लीकेशन में एंटर होने में, जो होम पेज है ना, होम पेज में एंटर होने में आपको कितना समय लग रहा है वहाँ अंदर तक जाने में, और वो कितनी इन्फॉर्मेशन ले रहा है, कितने स्टेप्स लग रहे हैं। अक्सर यूज़र का जो ड्रॉप ऑफ है वो वही हो जाता है। बहुत सारी वेबसाइट में यूज़र पहले ही छोड़ देता है जब उसको इतनी सारी चीज़ें मिलती है। कुकीज़ मांगते हैं बहुत सारी वेबसाइट, ठीक है, आपने देखा होगा बहुत सारी वेबसाइट कुकीज़ मांगती है, फिर एक मांगेगी, फिर उसमें और कुछ इन्फॉर्मेशन डाल देगी, और कोई पोस्टर आ जाएगा बीच में, उस पोस्टर में भी बोलेगा कि इस बटन पे क्लिक करो, वो एक्स का बटन दिख ही नहीं रहा है कि कैंसिल कर सको, तो उस बटन पे क्लिक करो, फिर से आप किसी एडवर्टीजमेंट पे चले जाओगे, तो फिर आदमी परेशान हो जाएगा, बोलेगा हट यार मैं इस साइट में जा ही नहीं रहा। द सिनर्जी ऑफ डिज़ाइन थिंकिंग एंड जर्नी प्रो, ये देखो अभी मैं इस चीज़ पे बात कर रहा हूँ, ये यहाँ पे आकर के, ठीक है। तो गाइस देर आर अदर मेथड्स जो कि आप यूज़ करते हो, यही फ्रेमवर्क यूज़ करते हो, जो कि जर्नी मैपिंग के साथ में जुड़ते हैं और आपको हेल्प करते हैं। जैसे कि एक मेथड है हेड हार्ट हैंड मेथड, ठीक है, या फिर आप इसको फ्रेमवर्क बोल लो या अप्रोच बोल लो, जो भी बोल लो। इसे बनाया है अमेरिकन इंस्टीट्यूशन ऑफ ग्राफिक आर्ट्स ने, और इसका मतलब यही है कि हेड मतलब कि आप हेड से आप इंटेलेक्चुअली यानी कि लॉजिकली सोचते हो, थोड़ा थिंकिंग लगाते हो, स्ट्रैटेजिक थिंकिंग करते हो, प्रॉब्लम सॉल्विंग करते हो, सोचते हो थोड़ा, है ना, एनालिसिस करते हो। उसके बाद जब आपका विजन क्लियर हो गया, जब आपको क्लैरिटी मिल गई, उसके बाद आप हार्ट अपने दिल की सुनते हो, इंट्यूशन पे जाते हो, आप लोगों को समझने की कोशिश करते हो, आप लोगों के पैशन ह्यूमन को समझने की कोशिश करते हो, क्या साइकी है उसकी वो समझने की कोशिश करते हो। उसके बाद जब आपने उस डिज़ाइन को समझ लिया, उस डिज़ायर को समझ लिया, उनके एक्सपीरियंसेस को समझ लिया, उसके बाद जब आपने इनको लिख दिया अच्छे से, तो फिर अब आप चीज़ों को बनाना शुरू करते हो, यानी हैंड्स, ठीक है। इसके बाद IDEO का ये है इंस्पायर आइडिएट इम्प्लीमेंट। मतलब क्या? आप सबसे पहले इंस्पिरेशन लेते हो आइडिया की, ठीक है, उसके बाद आप आइडिएशन करते हो, जिसके बारे में मैंने बोला कि इस प्रोसेस में आकर के आप तैयारी कर रहे होते हो अपना पहला प्रोटोटाइप बनाने की, और इम्प्लीमेंटेशन मतलब कि आप प्रोटोटाइप बनाते हो सीधे। तो ये क्या है? इंस्पायर। इस फेज में आप द टीम फोकस्ड ऑन अंडरस्टैंडिंग यूजर्स नीड्स, बिहेवियर एंड मोटिवेशन। द टीम एम्पैथाइजेस विथ पीपल थ्रू ऑब्जर्वेशन एंड यूजर इंटरव्यू लेते हो, स्टॉल क्रिएट करते हो, बहुत सारी चीज़ें करते हो। आइडिएट फेज में आप क्या करते हो? टीम सिंथेसाइजेस द इनसाइट्स गेन टू ब्रेनस्टॉर्म। यहाँ पे थिंकिंग होती है, बहुत ज़्यादा एनालिसिस होता है, फोकस होता है आपकी, हाँ, डाइवर्जेंट थिंकिंग होती है, आप चीज़ों के बियॉन्ड जा करके देखते हो, चीज़ों पे थोड़े कंस्ट्रेंट्स डाल के देखते हो कि यार ये चीज़ अगर मैं ना करूँ तो 10 चीज़ों के बजाय मैं एक चीज़ करना चाहूँ तो क्या होगा। वो 10 फीचर्स में मैं फोकस कर रहा हूँ, 10 में से 9 फीचर मैंने हटा दिया, वो एक फीचर के बेस पे मैं ब्रांडिंग करना चाहूँ, कौन सा फीचर होगा वो पावरफुल फीचर। अब आप इम्प्लीमेंटेशन करते हो, ठीक है। तो इस तरह से ये एक मेथड होता है। फिर होता है डबल डायमंड थिंकिंग, डाइवर्जेंट और कन्वर्जेंट थिंकिंग। गाइस आप ये डबल डायमंड थिंकिंग एक बहुत ज़्यादा फेमस कॉन्सेप्ट है, जिसमें आप एक्चुअल में क्या करते हो? इन द डाइवर्जिंग मतलब कि डिस्कवर फेस, डिजाइनर्स गैदर इनसाइट एंड एम्पैथाइजेस विद यूजर नीड्स। और यहाँ पर आकर के आप एक्चुअल में क्या करते हो? आप चीज़ों को निकालना शुरू करते हो, मतलब कि आप एक इन्फॉर्मेशन के अंदर घुसते हो और उनके उस इन्फॉर्मेशन के अंदर डिफाइन करना शुरू करते हो। जैसे कि कोई एक प्रोडक्ट है, आप एक नीश पकड़ते हो, ऑलरेडी एक फेमस नीश है, कोई सोशल मीडिया ऐप का नीश है, सोशल मीडिया ऐप के नीश में अंदर घुसोगे, आप तोड़ोगे उसको कि लोग क्या चाहते हैं। अच्छा, लोग ना, बहुत सारे लोग हैं जो कि कंपैशन चाहते हैं, कनेक्शन चाहते हैं, ठीक है, कंपैशन कनेक्शन। लेकिन क्या मैं इस तरह का ऐप बनाना चाहता हूँ जो कि कंपैशन कनेक्शन देता हूँ? नहीं 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 नहीं, मैं तो बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल टाइप का इंसान हूँ, ठीक है। तो प्रोफेशनल लोगों के लिए प्रोफेशनल नीश में कंपैशन कनेक्शन कहाँ पे आ रहा है? ठीक है, जो प्रोफेशनल लोग हैं ना, वो भी कम्युनिटी बिल्ड करना चाहते हैं, वो ऐसे लोगों को गैदर करना चाहते हैं जो स्किल्ड है, दूसरे स्किल्ड लोगों से जुड़ के अपनी स्किल्स को एक दूसरे के साथ में बार्टर करना चाहते हैं और एक दूसरे को समझना चाहते हैं। चलो एक ऐसी कम्युनिटी, एक ऐसा सोशल मीडिया ऐप बनाता हूँ जो सिर्फ स्किल फोकस हो, और इसको बहुत ज़्यादा गेमिफाई कर देते हैं। अब इस पर फोकस करते हैं कि इसको कैसे गेमिफाई करें। अब यहाँ पे फिर कन्वर्जेंट थिंकिंग आती है, जब आप चीज़ों को अब उस तरह से डेवलप करना शुरू करते हो। ये है डबल डायमंड थिंकिंग, ठीक है। डिस्कवर फेज, डिफाइन फेज, डेवलप फेज, डिलीवर फेज, बिल्कुल वैसा ही है। डिस्कवर किया, पता किया, डिफाइन किया मतलब आइडिया को डिफाइन किया, डेवलप किया मतलब कि आपका प्रोटोटाइप जो भी है उसके लिए आपने आइडिएट किया, चीज़ों को बनाना शुरू किया, और अब आपने दुनिया के सामने लाया मतलब कि अब आपने टेस्ट किया उसको,
ठीक है, ये होता है आपका डबल डायमंड थिंकिंग। ठीक है, और क्या ये भी बिल्कुल वैसा ही है, बी पीपल सेंटर्ड, कम्युनिकेट, कोलैबोरेट, को क्रिएट, इटरेट इटरेट इटरेट। ठीक है, तो ये वही है। और फिर ये जो 5 मैंने फ्रेमवर्क्स के हिसाब से बताया था आपको, ये वही चीज़ें हैं। तो गाइस ये है हमारी डिज़ाइन थिंकिंग और जर्नी मैपिंग। आप इसके साथ जोड़ करके अच्छे एप्लीकेशंस, अच्छे प्रोडक्ट्स बना सकते हो। और सच में इसको यूज़ करो इसी तरह से, मतलब सोचो, ये सोचने का तरीका है। आपको इस पर रिसर्च करने की ज़रूरत नहीं है, डिज़ाइन थिंकिंग क्या होती है इस पर रिसर्च करते हैं, नहीं, इस पर रिसर्च करने की ज़रूरत नहीं है। आपको इसका यूज़ करना चाहिए, आपको ऐसे सोचना चाहिए। आपके जो भी आइडियाज़ हो, आपने जो भी नोट्स में लिखे हुए हो, या आपके जो भी बंद पड़े आइडियाज़ हो, अगर आपको उनमें क्लैरिटी लानी है तो आप इन प्रोसेसेस का यूज़ करो गाइस। अगर आपको चैट जीपीटी पे सर्च ही करना है तो फिर इस तरह से सर्च करो कि यार ये स्पेसिफिक मेरा आइडिया है, इसमें डिज़ाइन थिंकिंग अप्रोच लगाओ, डिज़ाइन थिंकिंग का कोई भी एक अप्रोच उसे बता दो, ये वाला बता दो 5 स्टेप्स वाला, या डबल डायमंड थिंकिंग लगाओ, और बताओ उसे कि भाई ये अप्रोच लगा, और फिर इसके बेस पे मुझे बता कि क्या क्या चीज़ें निकल के आ रही है, मुझे एनालिसिस बता। तो आपको और ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी चीज़ों को अच्छे से इम्प्लीमेंट करने की। ठीक है, तो या यही होता है, और तो कुछ ऐसा खास है नहीं, यही प्रोसेस होती है गाइस। और फिर इस तरह से आप चीज़ों को अच्छे से बनाना सीखते हो। मेरा ये मानना है कि हमेशा ना पेन पेपर पे ये चीज़ें करनी चाहिए। तो इसीलिए आपको डोंट गेस, एम्पैथाइज, आपको गेसिंग पे नहीं रहना है। आपको इंस्पिरेशन लेनी है तो आपको कभी भी फैक्ट्स के बेस पे लेनी है। आपको बाहर जाना है और आपको इन्फॉर्मेशन निकालनी है। गूगल ट्रेंड्स का यूज़ करो ना, गूगल ट्रेंड्स से पूछो, आपके आइडियाज़ गूगल ट्रेंड्स में मिल जाते हैं आपको। और भी न जाने कितने ही ऐसे प्लेटफॉर्म होते हैं, आप जाकर के इन सोशल मीडिया ऐप्स में ढूंढो आपका जो नीश है उसे ढूंढो। पहले एक नीश पकड़ना पड़ता है, वन फील्ड, एक फील्ड पकड़ो और उस एक फील्ड की नीड पकड़ो। तो डोंट अज्यूम, मैप जर्नीज, अज्यूम मत करो, कोई अजम्पशंस मत बनाओ, जर्नी मैपिंग करो पूरी तरह से। लेवरेज फ्रेमवर्क्स टू क्रिएट इम्पैक्टफुल सॉल्यूशंस, इनोवेट बोल्डली एंड सिंपली टू मीट यूजर नीड्स, एंड एम्ब्रेस कोलैबोरेशन फॉर एक्सेप्शनल आउटकम्स। तो गाइस इस तरह से ये वीडियो कंप्लीट होता है। उम्मीद है आपको बहुत ज़बरदस्त यानी इन्फॉर्मेशन मिली हो, काम की इन्फॉर्मेशन मिली हो। और इस तरह से चैनल को सब्सक्राइब करें गाइस, क्योंकि बहुत भाई तगड़ी वीडियो आगे भी आने वाली है। ये तो बस अभी शुरुआत है, ये बस शुरुआत है, स्टार्टिंग पॉइंट है इस चैनल का। आगे बहुत काम की इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। जुड़े रहे इस चैनल से, आगे भी मिलते रहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप इट सिंपल, बिल्ड इट बोल्ड।